हाय गाइस, आज मैं आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा। ये क्लास 12th का चैप्टर है और पहला चैप्टर है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे किसी अगर एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे हम अनिल भाई आपसे कहें कि जैसे अगर आपकी शादी करवाई जाए तो आपकी हम शादी किसी लड़की के साथ कराएंगे, तो आप क्या है, मेल है और वो क्या है, फीमेल। आप क्या करोगे, अपने पेनिस के थ्रू अपना स्पर्म उस फीमेल की बॉडी के अंदर डालोगे। आपका स्पर्म उसके ओवम से मिलेगा। जब आपका स्पर्म उसके ओवम से मिलेगा तब होती है एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट। अब जाइगोट से मोरुला बनेगा, मोरुला से ब्लास्टुला बनाएगा और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनेगा। अब उसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा और 9 महीने तक क्या होगा, उस बेबी का 9 महीने बाद उस बेबी की बर्थ हो जाएगी। उसको हम इंग्लिश में पार्चुरेशन कहते हैं। जो बर्थ होती है उसे इंग्लिश में हम पार्चुरेशन कहते हैं। अब जो बेबी जो बॉडी से बाहर आ गया, अब अनिल आप और आपकी बीवी के थ्रू वो बेबी जो बाहर आया है, आप दोनों ने एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर दिया। इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझते हैं क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखो रिप्रोडक्शन का तो मैंने मतलब आपको बता दिया। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो लिविंग होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी लिविंग होते हैं उनके लिए हम ऑर्गेनिज्म लगाते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब एक बात बताओ, जो रिप्रोडक्शन होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो होगा। जैसे सपोज ये चेयर है, अब मैं सोचूं इस चेयर से, एक चेयर से 2 चेयर हो जाएं, तो क्या यह संभव है? तो यह रिप्रोडक्शन नहीं करेगा क्योंकि यह नॉन लिविंग है। जो लिविंग होते हैं वही रिप्रोडक्शन करते हैं। लिखा है इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंश, जिसे हम ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। यंग वंश का मतलब होता है या फिर ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान या औलाद। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या करता है, गिव राइज टू यंग वंश, किसी संतान को पैदा करता है सिमिलर टू इटसेल्फ। अरे भाई मेरे, जो होमोसैपियन ऑर्गेनिज्म, जैसे हम होमोसैपियन है, मैं रिप्रोडक्शन करूंगा तो होमोसैपियन का ही तो फॉर्मेशन होगा। कुत्ता या कुतिया अपना रिप्रोडक्शन करेंगे तो कुत्ता या कुतिया तो होगा पैदा, कोई ह्यूमन बीइंग तो पैदा नहीं हो जाएगा। वही सिमिलर क्यों आया है कि बिल्कुल उसी की जैसे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। लिखा है आगे, द ऑफ स्प्रिंग ग्रो एंड मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। अब जो नई संतान प्रोड्यूस हुई है, अब वो ग्रो करेगी, ग्रो के बाद मैच्योर होगी और मैच्योर होने के बाद वो भी तो रिप्रोडक्शन करेंगे, वो भी तो पैदा करेंगे बच्चों को। तो वही लिखा है इसमें। लिखा रिप्रोडक्शन इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक बात बताओ मुझे, जैसे मैं अपनी ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं, अगर ह्यूमन बीइंग की मैं मैक्सिमम क्या लाइफ स्पैन मान लेता हूं कि वो कब तक जिएगा, मैक्सिमम 100 साल तक मैक्सिमम एज होती है कि आदमी जो होता है या औरत जो भी होती है वो 100 साल तक जिएगी, मैक्सिमम मानता हूं। और इतना ही लोग जी पाते हैं आज के टाइम में। पहले का टाइम था जिस समय 100 से ज्यादा लोग जी लेते थे। तो क्या होगा, जो मैक्सिमम एज मैंने आपको 100 मान ली, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम सब दुनिया पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन की बात कर रहे हैं, मेनली ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो भी है, अगर वो आज से रिप्रोडक्शन बंद कर दे तो 100 साल बाद ये ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो 100 साल बाद ह्यूमन की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ह्यूमन की पॉपुलेशन जो होती है बरकरार रखने के लिए हमें करने पड़ता है, क्या करने पड़ता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनेबल, सक्षम बनाती है स्पीसीज की कंटिन्यूटी को पीढ़ी दर पीढ़ी। अब हमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमें 3 चीजें पढ़ना है। पहला पढ़ना है लाइफ स्पैन, जो आज मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा पढ़ना है हमको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तीसरा हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिखा है लाइफ स्पैन। पहले हम लाइफ स्पैन को समझते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? बर्थ से लेके जो बंदा जिसकी नेचुरल डेथ तक जो टाइम वो इस अर्थ पर व्यतीत किया है वो उसका लाइफ स्पैन हो गया। जैसे सपोज अगर ये कोई बंदा बर्थ उसकी हुई है और उसकी डेथ सपोज किसी भी टाइम हो गई, सपोज मैं मान ले रहा हूं 2021 में, और ये बंदा पैदा हुआ ये सपोज 2000 में पैदा हुआ, तो इसका लाइफ स्पैन कितना आ जाएगा? 21 साल आ जाएगा। तो जो बंदा इस अर्थ पर जितने टाइम तक रहता है वो उसका उतना क्या होता है? लाइफ स्पैन। इसको आप नोट करिएगा, मैं आगे आपको पढ़ाता हूं। अब हमको देखना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पैन होता है। जो एलिफेंट होता है इसका लाइफ स्पैन होता है 60 से 90 साल। जो रोज होता है उसका होता है 5 से 7 साल। जो डॉग होता है उसका होता है 20 से 25 साल। और जो बटरफ्लाई होती है उसका होता है 1 से 2 वीक्स। कितना होता है? 1 से 2 वीक। और जो क्रो होता है कौवा इसका होता है 15 साल। और जो पैरट होता है इसका होता है 140 साल। और जो क्रोकोडाइल होता है इसका होता है 60 साल। और जो टॉर्टॉइज होता है इसका होता है 100 से 150 साल। और जो बनियान ट्री होता है इसका होता है 200 ईयर्स। ये है लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म के। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और कुछ एनसीईआरटी में स्पेस दिया हुआ है, मतलब वहां लाइफ स्पैन नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको सारे लाइफ स्पैन यहां पर बताएं, आप ये नोट कर लीजिएगा। अब हम समझेंगे कि लाइफ स्पैन जो होता है वो साइज पर डिपेंड नहीं होता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक होता है पैरट। क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, जो पैरट होता है, पैरट का लाइफ स्पैन होता है 140 साल। और जो कौवा होता है जिसे हम क्रो बोलते हैं इसका होता है लाइफ स्पैन 15 साल। इन दोनों का साइज तो बिल्कुल सिमिलर होता है, मगर लाइफ स्पैन में क्या है? बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेरे भाई। एक का जो लाइफ स्पैन है 15 साल और एक का लाइफ स्पैन है 140 साल। साइज दोनों का एक सा है मगर लाइफ स्पैन में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए मैंने लाइन लिखी है, लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड ऑन साइज। लाइफ स्पैन कभी भी साइज पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मैं सोचूं कि ये छोटा स्पीसीज है, इसका लाइफ स्पैन कम होगा, ऐसा नहीं होता। दूसरी लाइन समझते हैं, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम। जो इस अर्थ पर आया है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, वो अपने एक निश्चित समय के लिए आया है और वो निश्चित समय जिएगा और वो चला जाएगा। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो अमर हो। लिखा है लाइन में, वॉट एवर, कुछ भी हो। वॉट एवर का मतलब हो कुछ भी हो। कुछ भी हो, लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेन। किसी का लाइफ स्पैन कितना भी हो मगर उसे मरना जरूर है, उसकी डेथ जरूर होना है। मगर यहां एक एक्सेप्शन है, नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल। मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल का मतलब होता है अमर। कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है, कोई भी अमर नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्ट सिर्फ किसको छोड़कर? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये कभी भी मरते नहीं है, इनकी कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होती। अगर आप सोचें कि ये इनकी नेचुरल डेथ होती है तो इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज अमीबा क्या करता है, ये एक सेल से क्या होता है 2 सेलों में डिवाइड हो जाता है। इसने क्या करा, इसने अपने एक हिस्से के 2 हिस्से बना दिए और अपनी प्रोजेनी को छोड़ गया। इसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है। आपकी समझ में आया है तो इन्हें नोट कर